नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया का नंबर 1 महाबली देश अमेरिका राजनीतिक तौर पर हंगामी मोड़ पर है। साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव है। इस चुनाव के जो 2 उम्मीदवार तय हुए हैं वे अमेरिकी इतिहास की अपूर्व घटना है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिलेरी क्लिंटन उम्मीदवार है, इतिहास की पहली महिला उम्मीदवार। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप भी अमेरिका के चुनावी इतिहास के अजूबा है। पार्टी के उम्मीदवार बनने से पहले ही खुद उनकी पार्टी में और देश में इतना विवाद हुआ, आपस में लोग ऐसे भिड़े कि ट्रंप को लेकर 10 तरह की चिंताएं बनी हुई है। अरबपति कारोबारी ट्रंप के रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की संभावना 0 थी, लेकिन वे हिलेरी से पहले अपनी पार्टी के प्रत्याशी बने। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। शुरुआती हिचक के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी उनके पीछे एकजुट है। ठीक विपरीत हिलेरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी का नेचुरल उम्मीदवार माना जा रहा था। पार्टी में उनके खिलाफ हल्के विरोधी थे, मगर खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने वाले सैंडर्स ने हिलेरी क्लिंटन को कड़ी टक्कर दी। मतलब उल्टे डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट और बिखराव बना। उस नाते हिलेरी क्लिंटन बनाम ट्रंप का अब जो मुकाबला है उसमें लड़ाई कांटे की होनी है। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हिलेरी क्लिंटन मजे से ट्रंप को हरा देगी। ट्रंप की आक्रामकता, बड़बोलापन और मुस्लिम आबादी के खिलाफ 2 टूक स्टैंड अमेरिकियों को अपील कर सकते हैं। तभी पूरी दुनिया के लिए हिलेरी क्लिंटन बनाम ट्रंप का मुकाबला गंभीर है। अमेरिका में अगले 6 महीने राजनीतिक की धमाल होगा और बहस दुनिया में होगी। मोटे तौर पर आज हिलेरी क्लिंटन का पलड़ा भारी माना जा रहा है, पर यह सोच प्राइमरी चुनाव जैसी है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस रहनुमाओं के लिए ये खुशी की लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि राहुल गांधी इस बार अपने यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली में ही रुके। पहले खबर आ रही थी कि वो इस बार भी गैर मुल्क में ही अपना यौम पैदाइश मनाएंगे। आमतौर पर वो अपनी यौम पैदाइश बैरून ममालिक में मनाते हैं। इस बार भी कांग्रेस जराये से खबर आ रही थी कि राहुल यौम पैदाइश से पहले लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं और आइंदा महीने लौटेंगे, लेकिन ऐन मौके पर उनका प्रोग्राम टला। उन्होंने यौम पैदाइश दिल्ली में मनाने और उसके बाद गैर मुल्क के दौरे पर जाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर क़यादत को लेकर चल रही बहस की वजह से ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी यौम पैदाइश दिल्ली में मनाएंगे और लोगों से मिलेंगे भी। 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात हारने के बाद राहुल गांधी पर कई तरह के दबाव हैं। पहले किसी भी वक्त के मुकाबले अभी प्रियंका गांधी को सरगर्म सियासत में लाने का मुतालबा ज्यादा उठ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की टीम ये जोखिम नहीं ले सकती है कि राहुल गैर मुल्क में अपना यौम पैदाइश मनाएं और लोग उनके घर के आगे ढोल नगाड़े बजाए। ये सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी का आम लोगों के साथ कनेक्ट राहुल के मुकाबले काफी बेहतर है, इसलिए राहुल की टीम ने उनको भी लोगों से मिलने जुलने के लिए तैयार किया। तभी सुबह से राहुल की रिहाइशगाह के आगे सीनियर रहनुमाओं का तांता लगा रहा। राहुल गांधी बाहर भी निकले और कांग्रेस कारकुनान से मुलाकात की। टीम राहुल की तरफ से ये दिखाने की कोशिश हुई है कि राहुल गांधी असली ताकत है और पार्टी उनके पीछे मुत्तहिद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को गुज़िश्ता आम इंतखाबात में 42% वोट मिले थे। इंतखाबी हिकमत अमली बना रहे पार्टी के रहनुमा हिसाब लगा रहे हैं कि इनमें से कितना वोट कम हो सकता है। आम इंतखाबात के बाद अदद उनके सामने है। हर सूबे में आम इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी के वोट में 10% तक की कमी आई है। बड़ा सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी उसका वोट 10% कम होता है, तब भी क्या वो नंबर 1 पार्टी बनी रह सकती है? बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि इस गणित में सबसे अहम दलित वोट है। गुज़िश्ता मरतबा उनका वोट बीजेपी को मिला था। खासकर मगरबी उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की वजह से कई जगह जाट और जाटव एक साथ आए थे। असेंबली में शायद ऐसा नहीं हो पाए, इसलिए बीजेपी की नजर गैर जाटव दलित वोट पर है। इसका हिस्सा तकरीबन 8% है। इसी तरह आम इंतखाबात में बीजेपी को यादव वोट भी मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसकी नजर गैर यादव ओबीसी वोट पर है। इसमें लोध, कुर्मी और कुशवाहा वोट तकरीबन 12% है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, त्यागी, भूमिहार
कुम्हार और कायस्थ तकरीबन 14% हैं। इसके बाद 6 से 8% के करीब जाट और 4% के करीब ठाकुर वोट है। बीजेपी का मुकम्मल सियासी गणित इस 45% वोट पर है। आम इंतखाबात में असेंबली के मुकाबले सपा और बीएसपी दोनों के 6% वोट कम हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान दीगर जमातों को हुआ था। उनका 10% वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था। इस बार भी बीजेपी की नजर इसी वोट पर है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन दूसरी मियाद नहीं ले रहे हैं या हुकूमत उन्हें दूसरी मियाद नहीं दे रही है, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। राजन ने जिस तरह से बयान दिया उससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत उनको दूसरी मियाद या कम से कम 2 साल की मियाद और देना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी के बाखबर जराये का कहना है कि हुकूमत में पहले ही ये सोच बन गई थी कि उनको 4 सितम्बर को रिटायर होने देना है और उससे पहले एक सर्च कमेटी बनाकर नए गवर्नर का नाम तय करना है। तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरबराह अरुंधति भट्टाचार्य के नाम की बहस पहले ही शुरू हो गई थी। हुकूमत रिजर्व बैंक की पहली खातून गवर्नर बनाने की तैयारी में थी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी अगर खत लिखकर इल्जाम आयद करके तनाजा खड़ा न करते तो राजन की विदाई एजाज और सुकून के साथ होती, लेकिन स्वामी ने पूरे मामले को मुतनाजा बना दिया। स्वामी इस बात का सहरा ले सकते हैं कि उन्होंने राजन को दूसरी मियाद नहीं मिलने दी, लेकिन दरअसल हुकूमत में पहले ही इस पर रजामंदी थी। बताया जा रहा है कि हुकूमत के 3 वज़रा रिजर्व बैंक की पॉलिसियों से मुतमईन नहीं थे। हिकमत अमली पर मबनी शरह सूद पर राजन का अड़ियल रुख भी हुकूमत के कई वज़रा को रास्त नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी विदाई पहले से तय थी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने आज एफडीआई की पॉलिसी में काफी बड़ी तब्दीलियां की है। इसके तहत अब दिफाई और एविएशन से लेकर ई कॉमर्स तक के हलके में 100% गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा मजीद कई हलकों में एफडीआई की पॉलिसी में ढील दी गई है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना के इजलास में दिफाई हलके में, एविएशन हलके में, ई कॉमर्स हलके में, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी, DTH, ग्रीनफील्ड फार्मा और मवेशियों के हलके में 100% एफडीआई की मंजूरी दी, जबकि ब्राउनफील्ड फार्मा में और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 74% एफडीआई की मंजूरी दी गई। इन तब्दीलियों के बाद अब हिंदुस्तान एफडीआई के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खुली हुई इक्तसादियात वाला मुल्क होगा। हुकूमत के इन पॉलिसी में तब्दीली का एक बड़ा मकसद मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना भी है। दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट महेश गिरी आज आपके कौमी कन्वेनर व दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर धरने पर बैठे। महेश गिरी को सपोर्ट करने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी और रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी भी पहुंचे। गिरी के धरने पर बैठने के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि कौन हिंदुस्तान की धरना पार्टी है। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार अफसर का कत्ल हो गया। बीजेपी का ये सिस्टम है कि जो कत्ल करे उसे केजरीवाल के घर के सामने धरने पर बैठा दो। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस महेश गिरी को गिरफ्तार करके तफ्तीश करे, लेकिन पुलिस इसकी तफ्तीश नहीं कर रही है क्योंकि उस पर बीजेपी का दबाव है। गौरतलब है कि 16 मई को एनडीएमसी के अफसर एसएम खान को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के मामले में केजरीवाल ने महेश गिरी और एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट करण सिंह तंवर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि इस कत्ल में इन दोनों का हाथ है, जबकि इस कत्ल मामले में गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली पुलिस ने गिरी और तंवर को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में महेश गिरी ने केजरीवाल को खुली बहस का चैलेंज दिया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर महेश गिरी के धरने में शामिल बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं यहाँ महेश गिरी के सपोर्ट में आया हूँ क्योंकि केजरीवाल ने उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के पीछे पड़ा था, अब उनका मामला खत्म होने वाला है तो अब मैं दिल्ली हुकूमत के पीछे पड़ूंगा। उन्होंने कहा कि राजन के बाद अब केजरीवाल की बारी है। स्वामी ने केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर भी निशाना साधा और कहा कि वो कानून के मुताबिक काम क्यों नहीं करते। स्वामी ने नजीब जंग को हटाने का भी मुतालबा किया। हिंदुस्तान के एनएसजी में दाखिले के मसले पर एक बार फिर अपनी मुखालफत मंजर आम लाते हुए चीन ने आज कहा कि इसी हफ्ते जुनूबी कोरिया की दारुल हुकूमत सियोल में होने वाले 48 रुकनी एनएसजी के इजलास के एजेंडे में हिंदुस्तान की रुकनीत का मसला नहीं है। चीन के इस बयान से साफ इशारा मिल रहा है कि हिंदुस्तान को एनएसजी में शामिल किए जाने को लेकर ग्रुप के मेंबरान के दरमियान आम राय नहीं बन पाई है। चीन का ये बयान हैरान करने वाला है क्योंकि वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कल इतवार को ही कहा था कि चीन इस ग्रुप में हिंदुस्तान की रुकनीत के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ अमल का मसला है। चीन के दफ्तर खारजा ने आज कहा कि हिंदुस्तान की रुकनीत को लेकर हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर के गुज़िश्ता हफ्ते हुए चीन के दौरे में भी बातचीत जारी रही थी, लेकिन चीन ने बता दिया है कि इस मसले पर मजीद तबादला ख्याल किए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि एस जयशंकर ने चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात कर हिंदुस्तान को एनएसजी की रुकनीत दिए जाने की वकालत की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
तथ्य है कि डेमोक्रेटिक प्राइमरी कॉकस में बहस का एजेंडा हिलेरी क्लिंटन के विरोधी सैंडर्स ने तय किया। हिलेरी क्लिंटन को उसके मुताबिक खुद को ढालना पड़ा, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी में सैंडर्स समर्थकों के आगे हिलेरी के बिदकने का खतरा है। मतलब असली चुनावी मुकाबले की शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की चुनौती भारी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। इस बार नवंबर में जब अमेरिकी शहरी अपना सदर मुंतखब करने के लिए वोट करेंगे तो उनके सामने तारीख कायम करने का मौका होगा। 8 साल पहले भी उन्होंने तारीख कायम की थी जब उन्होंने अमेरिका की आजादी के 234 साल के बाद पहला सिया सदर मुंतखब किया। अब पहली खातून सदर जमहूरिया मुंतखब करने का मौका है। प्राइमरी की लंबी लड़ाई के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिलेरी क्लिंटन को अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। हालांकि उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने अभी खुद को रेस से बाहर नहीं किया है और न ही हिलेरी की उम्मीदवारी की हिमायत की है। वो खुद की लड़ाई को डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब ग्रैंड ऑल पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार बनाए गए हैं। उम्मीदवारी की लड़ाई में उन्होंने अपने हरीफों को काफी पहले पीछे छोड़ दिया था। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत नहीं मिलेगी। पार्टी के ज्यादातर रहनुमा उनके खिलाफ थे, लेकिन उनके शिद्दत पसंद नजरिए, मुस्लिम मुखालिफ बयानात और अमेरिकी शहरियों के रोजगार बचाने की फिक्र ने एक बड़े वोट बैंक को उनके पीछे मुत्तहिद किया। इसलिए नवंबर का मुकाबला हिलेरी बनाम ट्रंप का है। खवातीन, मुसलमान और बाहरी लोगों के तई अपने मशवरे की वजह से ट्रंप सारी दुनिया के सेक्युलर और लिबरल रहनुमाओं के निशाने पर हैं। बरतानिया से लेकर यूरोप तक कई ममालिक ने उनकी मुखालफत की है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो जीते तो मशरिकी कोरिया के तानाशाह किंग जॉन को अमेरिका बुलाएंगे। उनका ये बयान अमन और जमहूरियत को पसंद करने वाले लोगों को फिक्र में डालने और काफी हद तक डराने वाला है। तभी ये सवाल उठा है कि हिलेरी और ट्रंप जब आमने सामने होंगे और प्रेसिडेंशियल बहस होगी तो वो किन मसाइल पर ज्यादा बहस करेंगे। हिलेरी के हरीफ बर्नी सैंडर्स ने प्राइमरी के दौरान नर्म समाजवादी एजेंडा आगे किया था। उन्होंने अमेरिका में मुसलसल अमीर होते जा रहे अमीरों पर सवाल उठाए थे, इक्तिसादी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था। इससे उन्हें नौजवानों की हिमायत मिली थी। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ मुकाबले के दौरान ये मसले पीछे छूट जाएंगे। भले ही हिलेरी इन मसाइल पर सैंडर्स से अलग राय रखती हो, लेकिन सैंडर्स की हिमायत उनके मुकाबले ट्रंप का इंतखाब नहीं कर सकती है। तभी कहा जा रहा है कि आखिर में सैंडर्स के हामी वोटर भी हिलेरी का साथ देंगे। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में तमाम बहस इस बात पर सिमटेगी कि अमेरिकी समाज अपने मौजूदा खाके को बचाए रखने के लिए वोट करता है या ट्रंप के बताए रास्ते पर चलकर एक बंद समाज बनने की तरफ बढ़ता है। इंतखाबात के दौरान बहस में ये मसला भी रहेगा कि अमेरिका सबसे मजबूत और बेहतर जमहूरियत को बचाए रखता है या इक्तिसादियात और सामाजिक दोनों सतह पर अपने खोल में बंद होता है। इसमें शक नहीं है कि अमेरिका के हर रहनुमा के लिए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही सबसे अहम है। इसी पॉलिसी की वजह से रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से जंग छेड़ी थी और इसी पॉलिसी की वजह से डेमोक्रेटिक सदर बराक ओबामा ने खलीजी ममालिक में लंबी जंग लड़ी है। ये जरूर है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के तरीके अलग होते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला दोनों जमातों के उसूलों से ज्यादा दो शख्सियात के चेहरे पर होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अमेरिकी चुनाव के मुकाबले पर चर्चा करेंगे। अरबपति कारोबारी ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उनके चुनाव प्रचार से मखौल उड़ा, उससे टकराव बना, मगर अंत में वह अधिक प्रभावी साबित हुआ है। उनकी लोकप्रियता अब पार्टी और बाहर दोनों तरफ बढ़ रही है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलेरी क्लिंटन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन में मुकाबला हो रहा है, तो इससे पहले जो प्राइमरी चुनाव हुए थे उसमें दोनों पार्टियों के भीतर जो कलह थी, जो झगड़े थे, क्या अब ये माना जाए कि वो खत्म हो गए होंगे और दोनों उम्मीदवारों के पीछे उनकी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हो गई है? बिल्कुल होना पड़ेगा पार्टियों को। और क्या है कि ये दोनों उम्मीदवार जो हैं ये अपनी अपनी पार्टी में पहली पसंद नहीं थे। दोनों के विरोध में
उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत विरोध था और खासतौर से डेमोक्रेट में तो सैंडर्स को बहुत लोग पसंद करते थे कि अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन क्योंकि उधर ट्रंप आने से इधर हिलरी, इन दोनों के बीच में अपने अपनी प्राइमरीज में जिस प्रकार से गाली गलौच हुआ और गंदे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो शुरू से ही ये दोनों लोगों में बाइपोलर जैसा चुनाव हो गया और इसलिए ये अपनी अपनी पार्टी में जीतकर अब ये उम्मीदवार बन गए। तो जब एक बार पार्टी का उम्मीदवार तय हो जाता है तो पूरी पार्टी उसके पीछे लग जाती है, लेकिन क्योंकि मुकाबला फिर अब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में नहीं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को लेकर बिल्कुल ही समर्थन नहीं था। सब ये मान रहे थे कि ये तो जीत ही नहीं सकता, ये तो प्राइमरी से निकाल नहीं पाएगा और इसको अगर ये पूरे डेलीगेट ले ले तो इसको शायद उम्मीदवार भी ने बनाए। उसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी ने इसको पूरे बहुमत के साथ उम्मीदवार बनाया और एकजुट भी पार्टी ज्यादा जल्दी पहले हो गई। देखिए, यही स्थिति हिलरी क्लिंटन की भी थी अपनी पार्टी में। उसको भी कोई पसंद नहीं करते थे बहुत लोग और सैंडर्स के सपोर्ट में बहुत लोग थे, लेकिन अब क्योंकि ये तय हो चुका है इसलिए अब ये मैदान में दोनों आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इस बार जो खराब बात होने वाली है, ये कैंपेन बहुत गंदा होगा, बहुत गंदा कैंपेन होगा। और वो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के कारण, शख्सियत के कारण, दोनों एक दूसरे पर जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है अमेरिका से, ये है दोनों पार्टियों के बीच में अपने अपने दल में ये बात आ रही है कि इस कैंपेन को गंदा ना होने दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और हिलरी को भी थोड़ा सा सभ्य तरीके से चुनाव हो। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के ग्लेयर में ये चुनाव होता है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़ा डिसेंट चुनाव होगा और काफ़ी गाली गलौच होगा। लेकिन कुल मिलाकर लग ये रहा है कि दोनों ही राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से उपयुक्त नहीं है। नहीं, ये उपयुक्त, ये पहली बार, और इसलिए दुनिया में भी इस चुनाव को लेकर ज्यादा कौतुक बना, ज्यादा फोकस बना। हाँ, इसलिए भी बना है क्योंकि शुरू से ही जैसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अमेरिका में डिसेंट इलेक्शन कैंपेन होता है क्योंकि सारा कैंपेन टेलीविजन की डिबेट पर होता है। उसमें अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा या ऐसा होगा तो लोग उसका लुत्फ लेंगे। लेकिन इस सब से जो विश्व राजनीति के मुद्दों के ऊपर जितनी बात जो ट्रंप ने है या हिलरी क्लिंटन है, ट्रंप कुल मिलाकर सब दुनिया के लिए बहुत ही कुछ अनहोनी स्थिति नहीं पैदा कर रहे। नहीं, उनका जिस प्रकार का अभी तक का व्यवहार रहा है उससे दुनिया में उनके प्रति कोई सहानुभूति होगी ऐसा नहीं लगता। नहीं, लेकिन इससे उनकी वहां अमेरिका के अंदरूनी राजनीति में तो पकड़ बनी है। नहीं, लेकिन इस पर अब बहस शुरू होगी क्योंकि वो जिस प्रकार की अल्ट्रा राइट की राजनीति कर रहे हैं उसको अमेरिकन भी सब पसंद नहीं करते हैं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं, देखिए पसंद नहीं करते हैं, ये बात पहले दिन प्राइमरी के चुनाव में भी थी कि रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति कोई पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन चुन लिए गए और अच्छी मेजोरिटी से उम्मीदवार बने। आतंकवाद के खिलाफ बोलना एक बात है, लेकिन उस पर अमेरिकी सोसाइटी को डिवाइड कर देना रिलीजियस ग्राउंड पर या और कारणों से, ये अमेरिका की एकजुटता को भी खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या क्या है कि हिलरी के बारे में भी एक अमेरिका में परसेप्शन है कि अमेरिका में महिला तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकती। तो पहले तो उसको वो तोड़ना है बैरियर। उसके बाद नीतिगत तरीके से जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए हिलरी क्लिंटन ज्यादा अच्छी, वो तो डेमोक्रेटिक एक तरह से भारत के हमेशा अनुकूल रहे। नहीं, उसके कारण व्यक्तिगत तौर पर भी जब से क्लिंटन के नहीं, लेकिन आप जॉर्ज बुश और बुश के साथ में एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की ज्यादा पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भारत की ज्यादा पिछले 10-15 सालों में ज्यादा मदद की, दो टूक मदद की। नहीं, लेकिन बुश सेकंड, दूसरे बुश का इरा छोड़ दो, उससे पहले शुरू से भी कभी रिपब्लिकन भारत के प्रति ठीक नहीं रहे हैं। आपके अनुसार अमेरिका के इस चुनाव में वहां के बहस के मुद्दों में मुख्यतः कौन कौन से आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन को वो एक फार राइट की तरफ ले जाएं, वो एक ऐसी चीज है जिस पर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो फार राइट भी और कैपिटलिस्ट वाला वो भी, दोनों मामले में दोनों, क्योंकि वो बिल्कुल पूंजीवाद भी, और लेकिन उससे वो जिस प्रकार से भारतीयों की नकल उतार रहे हैं या और लोगों के बारे में, उससे वो कटुता भी पैदा होगी। और मुझे कुल मिलाकर लग रहा है कि इस बार बहुत लंबे अरसे के बाद बड़ा हल्का
हल्का फुल्का अमेरिकी चुनाव अभियान होगा। नहीं, लेकिन मुद्दे तो गंभीर होंगे, मुद्दों में तो, क्योंकि गंभीर मुद्दों में टकराव तो होगा बहुत बार। हाँ। टकराव होगा, लेकिन उसमें अमेरिका के लोगों के भी हित को पहले देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की अगर जीत होती है तो ये अमेरिका के लिए भी एक खतरे की बात होगी, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो एक मेल्टिंग पॉट है, वहां जो भी आ जाता है वो अमेरिकन बन जाता है। रिपब्लिकन पार्टी में भी ये चर्चा शुरू हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे लहजे में, अपनी नीतिगत मामले में सुधार करना। मतलब आपके अनुसार पार्टी अब दोनों उम्मीदवारों को गाइड करके उनको सब करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उस पार्टी के अंदर ऐसा हाईकमान होता है क्या? देखिए, हर पार्टी में कोई ना कोई थिंक टैंक होते हैं, और अमेरिका में तो थिंक टैंक बहुत होते हैं। ये थिंक टैंक फिर उस कैंडिडेट का कैंपेन बनाते हैं, उसकी पॉलिसीज बनाते हैं। अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते आए हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। अब आगे से जो वो बोलेंगे वो रिपब्लिकन पार्टी की नीतिगत राय होगी। क्या रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से सहमत है कि नहीं, इसका निर्णय कैंपेन से पहले होगा। और मुझे लगता है कि दोनों ओर से कोशिश होगी कि इस अभियान को ऐसी नीतियों के दम पर लड़ा जाए जिससे अमेरिका की छवि दुनिया में भी खराब ना हो। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।